अमेरिका ने हॉर्मुज में हेलफायर मिसाइल कर ईरान को बहुत भड़का दिया है। ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। हॉर्मुज के बाद अब ओमान की खाड़ी में बारूदी सुरंगें मिलने से समंदर का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। ओमान ने बारूदी सुरंगों को लेकर वार्निंग भी जारी कर दी है। ट्रंप ने बेहद सख्त तेवर दिखाते हुए 24 घंटे में ईरान को यूरेनियम और हॉर्मुज पर फैसला करने के लिए कह दिया है। अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो फिर बहुत बड़ा हमला अमेरिका करेगा। लेबनान में भी युद्ध बहुत बढ़ गया है। इजराइल ने साउथ लेबनान के सबसे बड़े किले पर कब्जा कर लिया है। 24 घंटे 1440 मिनट 86,400 सेकंड। ईरान के पास इतना ही टाइम है, वरना ट्रंप ईरान को उड़ा देंगे। यह ट्रंप की नई गाइडलाइन है। ईरान अगर डील नहीं करेगा तो दुनिया इतिहास के सबसे विनाशकारी हवाई हमले में से एक की गवाह बनेगी। यह बात भी खुद ट्रंप ने फ्लोरिडा में कही है, जहां वो वीकेंड बना रहे हैं। ट्रंप जिस विनाशकारी तबाही की बात कर रहे हैं, उसका पहला ट्रेलर भी आ चुका है। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी ने डिस्ट्रॉयर से एक हेलफायर मिसाइल एक कमर्शियल जहाज पर चलाई है। यह मिसाइल अटैक उस वक्त हुआ जब ट्रंप कहते हैं हॉर्मुज पर ईरान उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज में जिस जहाज को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया वो लियान स्टार जहाज है। यह फारस की खाड़ी से ईरान जा रहा था। अमेरिका का दावा है कि जहाज लियान स्टार ने अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की। जहाज के क्रू को वहां मौजूद अमेरिकी नेवी ने 20 बार वार्निंग दी, जिसके बाद भी जहाज नहीं रुका तो अमेरिका ने इंजन रूम में मिसाइल फायर कर दी। अमेरिका ने इसी के साथ हॉर्मुज में टर्म और कंडीशन बदल दी है। अमेरिकी नेवी अब किसी जहाज को यहां सुरक्षा गारंटी नहीं देगी। जो जहाज नियम तोड़कर आगे बढ़ेगा उसे अमेरिका वहीं उड़ा देगा। अमेरिका की हेलफायर मिसाइल अचूक निशाने के लिए जानी जाती है। यह 500 मीटर से 11 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। मिसाइल का वजन 45 से 49 किलो के बीच है, जिसमें करीब 8 से 9 किलो का वॉरहेड लगा हुआ होता है। हेलफायर मिसाइल को MQ-9 रीपर ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन और अपाचे हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। यह दुश्मन की नेवी के युद्धपोत, बख्तरबंद गाड़ियों, सैन्य वाहनों और लॉन्चर्स को तबाह करने की ताकत रखती है। हेलफायर मिसाइल में शेप्ड चार्ज्ड और टेंडेम चार्ज जैसे वॉरहेड लगे होते हैं। दुश्मन के भारी भरकम टैंक को यह चंद मिनटों में पिघलाकर नष्ट कर सकती है। ट्रंप के नेवी ने ईरान जा रहे जहाज पर जो मिसाइल दागी है उसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है। ट्रंप एक बार फिर युद्ध की भाषा क्यों बोल रहे हैं? बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं? क्या ट्रंप को लगता है डील वाले पर्चे में कहीं कुछ ऐसा लिख गया है जो अमेरिका के हित में नहीं है? ट्रंप ने डील वाले पेपर में 2 पॉइंट की भाषा बदलने का नया फरमान जारी किया है। एनरिच्ड यूरेनियम पर, दूसरा हॉर्मुज पर। ट्रंप ने ईरान पर और सख्त शर्तें लगाने का निर्देश दिया है। ट्रंप को डील वाले पर्चे की भाषा अचानक क्यों बदलनी पड़ी? ईरान ने बातचीत की शुरुआत में कहा था वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तब अमेरिका ने सवाल किया था अगर ईरान परमाणु हथियार खरीद लेता है तो क्या होगा? ट्रंप का दावा है कि अब ईरान की भाषा बदल गई है। वो कह रहा है कि सैन्य परमाणु हथियार न विकसित करेगा न खरीदेगा। इसमें टेक्निकली ईरान के पास
यूरेनियम एनरिच्ड करने का विकल्प खुला है। ट्रंप इसे ही बंद करने के लिए मसौदे में बदलाव करवा रहे हैं। ईरान ने बदले हुए मसौदे का जवाब देने के लिए 3 दिन का टाइम मांगा है। उससे पहले ही ईरान के एक धड़े ने ट्रंप की डिमांड खारिज कर दी है। IRGC ने एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट करने या अमेरिका को सौंपने वाले प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मुस्तबा के करीबी IRGC के हार्ड लाइनर टॉप कमांडर अब दावा कर रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम ईरान की सुरक्षा गारंटी है। ईरान किसी भी सूरत हाल में इसे अमेरिका को नहीं सौंप सकता, न ही नष्ट करने के लिए दे सकता है। इसका सीधा मतलब ईरान या तो एटमी टेस्ट करने के बहुत करीब है, या तो वो मान रहा है कि एटम बम बनाना अब उसके लिए सिर्फ वक्त की बात है। ईरान के पास जो 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, उससे 5 से 7 परमाणु बम बन सकते हैं। अगर ईरान के हाथ एक बार परमाणु हथियार आ गया तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. Is the U.S. That would not make me comfortable. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other. हॉर्मुज पर भी जो पर्चा बना है, उस पर भी ट्रंप नए बदलाव करा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है, ईरान उसके बिल्कुल उलट समझ रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान भ्रमित है। ईरान के मुताबिक ट्रंप और उनकी कैबिनेट आज कुछ और कल कुछ और कह रही है, डील से भागने की कोशिश कर रही है। ईरान अमेरिका दोनों के बीच गफलत कहां है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने की शर्त मान ली, टोल न लेने की बात कबूल ली, माइंस हटाने की शर्तें भी मान ली। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज में जो भी जहाज जाएगा उसकी जांच करने का अधिकार उसे है, उन पर प्रतिबंध लगाने का हक भी उसे इस डील में दिया गया है। ईरान ने इस बीच एक और बड़ा गेम ओमान की खाड़ी में शुरू कर दिया। उससे ट्रंप हक्का बक्का रह गए। ईरान पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें समंदर के अंदर बिछा रहा था, अब उसने वही काम ओमान की खाड़ी में शुरू कर दिया। ओमान की खाड़ी में पहली बार नई बारूदी सुरंगें मिली हैं। ये ईरान के माहम 3 जैसी दिखती हैं, जो 300 किलो विस्फोटक से भरी हो सकती हैं। अगर कोई जहाज इनके ऊपर से जाता है तो समंदर में उसका तबाह होना पक्का है। मतलब हॉर्मुज के बाद ओमान की खाड़ी में भी ईरान का ही सिक्का चलेगा। ओमान ने चिट्ठी लिखकर फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक आने वाले जहाजों को वार्निंग जारी की है। चिट्ठी में कहीं इस बात का जिक्र तक ओमान ने नहीं किया कि ईरान उनके इलाके वाले समंदर में बारूदी सुरंगें नहीं डाले। यही वो इलाका है जहां अमेरिका ने ईरानी जहाजों की नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में ओमान और ईरान का एकजुट होना वहां मौजूद अमेरिकी नेवी के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका ने अब एक नया हथियार हॉर्मुज के पास उतारा है, जो ईरान का दिमाग कुछ ही सेकंड में ठीक कर देगा। यह हथियार दानवों की तरह आग उगलता है। 300 यार्ड की दूरी से ही वहां मौजूद दुश्मन को भस्म करने की ताकत रखता है। अमेरिका की यह युद्ध मशीनरी समंदर के किनारे से भी अटैक करती है और समंदर के बीच से भी दुश्मन को जलाकर राख कर देती है। ये दुश्मन की स्पीड अटैक बोट और शिप पर आग की मोटी लौ फेंकती है। इससे उन बोट और शिप में मौजूद सैनिकों का बचना नामुमकिन हो जाता है। अब अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका ऐसे ही नए जमाने के हथियारों से ईरान को उड़ाएगा। ट्रंप डाल डाल तो ईरान पात पात वाली कहावत इस वक्त युद्ध के मैदान में दिखाई दे रही है। ट्रंप आग उगलने वाले हथियार दिखा रहे हैं तो ईरान मच्छर फ्लीट लेकर तैयार है। ईरान की 27 रजब कैटेगरी की फास्ट अटैकिंग स्पीड बोट को
मच्छर फ्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हॉर्मुज में इन्हें सैकड़ों की तादाद में एक साथ छोड़ता है और ये लंबे चौड़े समंदर में मच्छरों जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये छोटी और खतरनाक स्पीड बोट 3 मीटर चौड़ी पानी की लहरों को झेल सकती है। बहुत ही तेजी के साथ समंदर में जा रहे जहाजों को घेरती है और उस पर कब्जा कर लेती है। ईरान की मच्छर फ्लीट में शामिल हर एक स्पीड बोट में 2 क्रूज मिसाइलें फिट हैं जो 700 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाज को उड़ा सकती हैं। हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में बीते 3 दिन में जो हमले हुए हैं उससे सीज फायर टूटने की आशंका गहराती जा रही है। ईरान की IRGC फारस की खाड़ी में अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया। एक दिन पहले MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था। 24 घंटे पहले ईरान ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें अमेरिका का F-22 रैप्टर धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ईरान अमेरिका के बीच हमले इस तेजी से बढ़ रहे हैं तो डील पर संकट बढ़ना तय है। Target damaged. Target destroyed. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हार्ड लाइन जिसमें IRGC के बड़े कमांडर शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि शांति समझौता हो। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध को फिर भड़काना चाहते हैं, जबकि तेहरान की लीडरशिप चाहती है कि अमेरिका से डील हो जाए और बम गोले चलना बंद हो जाएं। इजराइल लेबनान का सीज फायर भी टूट चुका है। फायर ही फायर चल रहा है। इजराइल साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई फायर भी जमकर कर रहा है। इजराइल को अब यहां हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी बढ़त मिली है। साउथ लेबनान के निबातियेह में इजरायली सेना ने ब्लूफोर्ट महल पर कब्जा कर लिया। कई दशक से इस पुराने राजमहल पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों का कब्जा था। 72 घंटे की लड़ाई के बाद अब यहां इजराइल का कब्जा है। ब्लूफोर्ट महल पर कब्जे से इजराइल को बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा मिला है। अब यहां से इजराइल के सैनिक आसपास के पूरे इलाके को मॉनिटर कर सकते हैं। हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। ब्लूफोर्ट का किला साउथ लेबनान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। 26 साल की लड़ाई में इजराइल की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। ब्लूफोर्ट किले को हिजबुल्लाह की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्तियों में से एक माना जाता है। ये मेटुला और गलीली प्रायद्वीप के सभी समुदाय पर निगरानी और सर्वेक्षण प्रदान करता है। इसकी लोकेशन ने हिजबुल्लाह को उत्तरी समुदाय और IDF बलों की ओर गोलीबारी और निर्देशित करने की क्षमता प्रदान की। हालांकि आज हम पुष्टि करते हैं कि बलों की ऊंचाइयों पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। नेतन्याहू इस वक्त 2 फ्रंट पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं। गाजा में 70% जमीन कब्जाने का टारगेट है। साउथ लेबनान में पहले लितानी नदी तक कब्जा करने का आदेश इजरायली सैनिकों को मिला था। अब इजराइल ने टारगेट जहरानी नदी तक कर दिया है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह को मिटाने और उसकी जमीन कब्जाने के बाद भी नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल का अगला प्लान तैयार है। लेबनान की राजधानी बैरूत के साउथ में बसा दहिया इलाका इजराइल को बहुत खटक रहा है। बैरूत के दहिया को हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है कि जब तक दहिया को जमींदोज नहीं कर देंगे, लेबनान पर बमबारी नहीं रोकेंगे। हम शटूला में उत्तरी सीमा पर हैं और हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम दहिया को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। मैंने पिछले युद्ध विराम का विरोध किया था और आज मैं यही कह रहा हूं कि हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। IDF अपना काम कर रही है। शुक्र है पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा सदस्य मारे गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो दहियेह है। हमें दहियेह पर कब्जा करना होगा, उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, उसे नष्ट करना होगा और फिर से नष्ट करना होगा। हिजबुल्लाह दहियेह में है। दहियेह में हिजबुल्लाह को नष्ट करो। दहियेह को पूरी तरह से नष्ट करने का समय आ गया है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान करते हैं। हमें साझेदारी के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन सैनिकों और नागरिकों को नुकसान पहुंचाना एक लक्ष्मण रेखा है। वो दहियेह को पूरी तरह से नष्ट करना ही होगा। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध रोकना न ट्रंप के बूते की बात है, न अमेरिका के हथियारों में इतना दम है।
ट्रंप को बस युद्ध से निकलने का बहाना चाहिए। उनके जाने के बाद भी इजराइल, ईरान, यूएई, सऊदी अरब सब अपने अपने युद्ध लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहां लड़ाई नफा नुकसान से ज्यादा अस्तित्व की है।